दोस्तों, आज की कहानी है कच्ची उम्र में प्रेग्नेंट होकर विधवा होना क्या आसान होता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नजर पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा पवन, तूने कभी भी मेरी बात नहीं टाली है। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू मिताली से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं है। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब वह अकेली कहाँ जाएगी। चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी थी, गला भर आया था। मैं कि कर्तव्य विमूढ़ सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहे समझ नहीं पा रहा था। मेरी समझ एक ओर चाचा चाची का निर्णय था तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो पनप चुका था। मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ था जिसमें मुझे अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों अपने प्यार में से किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का प्रथम पड़ाव बचपन शुरू में काफ़ी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। क्योंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थी, इसलिए मेरी वृद्धा दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह प्यार मिलता रहा। पटना के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। पढ़ाई में मेरी विशेष दिलचस्पी थी और शुरू से ही मैं मेधावी रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गायन आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ बाप का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा, इसलिए सभी क्षेत्रों में अच्छा कर मैं परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। मेरे जीवन पथ में अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की ना तो बुद्धि थी ना ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समस्या में दादी ने मुझे ठठास बधाया और अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के घर मुझे ले आई। मैं चाचा चाची के साथ जमशेदपुर में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा पीयूष था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। चाचा जी ने उसके स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरी रहने वाली खाने पीने पढ़ने लिखने आदि सभी व्यवस्था देखते, लेकिन मेरे और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा फर्क रहता। जैसे चाची मुझसे नज़रें बचाकर पीयूष को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन पीयूष मेरे लाख मना करने पर भी मुझसे शेयर करता। मैं चाचा चाची के सारे भेदभाव नज़रअंदाज कर रहे दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दिया ही, अच्छे स्कूल में मेरा नाम भी लिखवाया। मेरी दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रही।
किंतु वे माँ बापा के आकस्मिक निधन से अंदर तक टूट चुकी थी। उनके जाने के बाद 2 वर्ष भी चल बसी। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों से पास की। फिर बीकॉम करने के बाद बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति जमेशपुर में ही हुई, तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं, क्योंकि दोनों को ही बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी थी। पीयूष ने बेंगलुरु से MBA किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हम सभी उसकी खुशी से खुश थे। उसे जल्दी ही अपनी जूनियर मिताली से प्यार हो गया, तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को सहर्ष स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद पीयूष और मिताली बेंगलुरु लौट आए। पीयूष की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा। उसी दौरान कविता ने कब इसमें जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। कविता मेरी ही बस से आती जाती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य कविता विशाल हृदय मालूम होती, क्योंकि हमेशा ही सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती, तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में युद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफर कर देती। मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह मेरे स्वभाव से मेल खाती थी। हम दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के लिए जगह रख साथ ही आने जाने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता, किंतु चाहकर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही महसूस होती, क्योंकि उसकी आंखों में चाहत संपूर्ण दिखाई देता। मैं अपने विवाह हेतु चाची से चर्चा करना चाहता, किंतु झिझक महसूस होती। कई बार पीयूष की मदद लेने का विचार आता, किंतु वह अपनी नौकरी एवं गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उससे चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा उसका हमारे पास आना भी बहुत कम एवं सीमित समय के लिए हो पाता। उस दौरान मेरा संकोची स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता। मिताली के गर्भवती होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। 5 माह का गर्भ हो चुका था। चाची बड़ी लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती, तो नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण मिताली से थोड़ा दूर दूर ही रहता। हम दोनों में कभी कभी ही कुछ बात होती। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक पीयूष का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। मिताली तो पत्थर की मूर्ति सी बन गई, एकदम शांत, गमगीन। मैं स्वयं के साथ साथ सभी को संभालने की असफल कोशिश में लगा रहता। मिताली को समझाते हुए कहता कि मिताली, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह आंसू पोंछते हुए सुबकने लगी। पीयूष के जाने के बाद हम सभी का जीवन रंगहीन, उमंगहीन हो गया था। हम सभी यंत्र अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए मालूम होते। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर मेरे मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा जी मिताली से विवाह करने की बात पर मेरा जवाब सुनना चाह रहे थे। वे मेरी सहमत की आस लगाए बैठे थे
और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज मिताली के साथ में मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ था। कल जब मैं अपने माता पिता से बिछुड़कर चाचा चाची के समक्ष सहारे की उम्मीद लिए आ खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मेरा जाने क्या होता। सत्य है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा जी यदि मेरा जान भी मांग लेते तो बिना सोचे विचारे मैं साहस दे देता, किंतु चाचा जी ने मिताली से विवाह का प्रस्ताव रख मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, चाचा जी, मिताली को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। कहते हुए चाचा जी रो पड़े। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी, स्वयं को संभालिए, यूँ निराश होने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। मैं नहीं जानता था कि आप लोग मिताली के पुनर्विवाह हेतु विचार कर रहे हैं। दरअसल मेरा मित्र पंकज अपने विधुर प्रयास प्रसून के लिए मुझसे मिताली का हाथ मांग रहा था, किंतु मैं उसके प्रस्ताव पर उस पर विफर पड़ा था कि अभी बेचारी पीयूष के गम से उबर भी नहीं पाई है। उसका बच्चा मिताली के गर्भ में है। ऐसे में उससे मैं कहीं और शादी करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त, गंभीरता से विचार कर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु वह हो चुका है तो अब उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। मेरी भाभी बेटे के जन्म के साथ चल बसी। आज बेटा 1.5 वर्ष का हो गया है। मेरी माँ बेटे प्रखर का पालन पोषण करती है, किंतु वे बूढ़ी और बीमार हैं। भैया दूसरी शादी के लिए इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर उनकी दूसरी पत्नी उनकी जान से प्यारे प्रखर के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही सिचुएशन मिताली की समझ भी आ खड़ी हुई है, लेकिन वह बेचारी जिंदगी किस सहारे निकलेगी।